अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 10,921 हो गई। मजीद 2,521 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,19,291 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,73,000 अफराद सेहतयाब। 34,701 मरीज ज़ेर इलाज हैं। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 10,951 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 41,191 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 2,521 अफराद का मर्ज में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद मौलिक वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,19,291 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 34,701 तक जा पहुंची है। सूबा सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, जो 2,34,654 तक जा पहुंची है। पंजाब 1,49,222, खैबर पख्तूनख्वा 63,339, बलोचिस्तान 18,569 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद 40,019, गिलगित बल्तिस्तान 4,882 केसेस, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,606 हो गई है। मुल्क भर में मौलिक वबा से मुतासिर 2,373 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने दावा किया है कि रवां बरस फरवरी मार्च तक 1 नहीं 2 नहीं 3 कोरोना वैक्सीन आ जाएंगी। वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी पाकिस्तान में। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने दावा किया है कि रवां बरस फरवरी मार्च तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वैक्सीन आ जाएंगी। वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई है। दुनिया भर में कोरोना से 20,30,000 हलाकतें, 9 करोड़ 49 लाख मरीज। अमेरिका में 4,05,000, ब्राजील में 2,09,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,40,000, रूस में 65,000, फ्रांस में 70,000, बरतानिया में 88,000 और सऊदी अरब में 6,318 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 6,77,73,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,51,47,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,05,261 अमवात हो चुकी हैं और 2,43,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,52,311 और 1,05,58,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,09,350 और 84,56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 35,44,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और अमवात की मजमूई तादाद 65,085 है। बरतानिया में 33,57,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 88,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का मौकिफ सच साबित हो गया। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया गया। मोदी सरकार के करीबी मीडिया के राब्तों ने इंकशाफ हुआ है कि मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई करना चाहता है। पुलवामा और बालाकोट हमले की सच्चाई सामने आ गई। सच छुपाने में नाकाम मोदी सरकार ने पुलवामा हमले में अपने ही फौजी मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। भांडा भारतीय मीडिया ने ही फोड़ दिया। मोदी सरकार के करीबी सहाफी को पुलवामा हमले और बालाकोट दरअंदाजी का पहले से इल्म था। बालाकोट दरअंदाजी से 3 रोज कबल भारतीय सहाफी ने हमले के बारे में बताया था। भारतीय सहाफी गोस्वामी की एक होने वाली
चैट के मुताबिक उसे मालूम था कि मकबूजा कश्मीर में कुछ होने वाला है। भारतीय प्रोफेसर अशोक पहले ही पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके हैं। अशोक के मुताबिक मोदी ने पुलवामा में वही किया जो 2002 में गुजरात में किया था। मोदी ने वोट बटोरने के लिए पुलवामा ड्रामा रचाया है। मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम के मामले खसूसी मोइद यूसुफ कहते हैं, हमें भारतीय चोरियों पर हैरान होना छोड़ देना चाहिए। भारत एक माफिया और स्टेट है। भारत की करतूतें सबके सामने हैं। बतौर रियासत बार बार सबूत के साथ सबको बता रहे हैं कि पुलवामा हमला जाली ऑपरेशन था। मोइद यूसुफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय चेहरे को बेनकाब करते रहेंगे, अब दुनिया को इंसाफ करना होगा। रोजाना की बुनियाद पर भारत के खिलाफ चीजें सामने आती हैं। पिछले 1.5 साल में सिफारतकारी के जरिए भारत की बहुत सरजनिश हुई है। मोइद यूसुफ ने कहा कि भारतीय बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, जबकि ये पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पैसों से ये लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। ये गैर फित्र इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अवाम ने करप्शन को नहीं बल्कि शफाफियत को वोट देकर मुंतखब किया। पीडीएम ने कौमी मुफादात को बलाए ताक रखते हुए तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि उस्मान बुज़दार का कहना था कि तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। इधर आपको बताएं कि मामले खसूसी इतला फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पीटीआई हुकूमत ने 206 अरब रुपए खजाने में जमा करवाए। गुज़श्ता 10 साल में एंटी करप्शन ने 43 करोड़ की रिकवरी की। कौम इन करप्ट लुटेरों की जोरदार चीखें सुन रही है। ये है तब्दीली, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। आपको बता रहे हैं कि फिरदौस आशिकावान का कहना था, ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। पीटीआई हुकूमत ने 206 अरब रुपए खजाने में जमा करवाए। गुज़श्ता 10 साल में एंटी करप्शन ने 43 करोड़ की रिकवरी की। अब बात करेंगे शहर कायद की। शहर कायद के मसाइल कैसे हल हो, विफाक और सिंध ने मिल बैठने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मसाइल पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर कहते हैं, कराची के मंसूबों के लिए विफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। शहर कायद के मकीन सिंध और विफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सियासी जमातें मिलकर काम करें तो बहुत जल्द बेहतरी लाई जा सकती है। बारिशें आगे आने वाली हैं और कराची के अंदर यही जुलाई अगस्त के महीने में बारिशें होती। मेरी शादी भी जुलाई में हुई थी, 4 दिन बारिश हुई थी, मुझे याद है। तो इसलिए और एनडीएमए की एमडब्ल्यू की टीम जो है वो बिल्कुल कमिटेड है इस टास्क के लिए। अब जिम्मेदारी हमारी दोनों हुकूमतों की ये है कि जो भी उनकी राह में रुकावट है, जो अप्रूवल्स हैं जो हुकूमती सतह पे मिलनी है या फंडिंग मिलनी है, तो वो दोनों तरफ से जो है वो जारी रहे। इंशाअल्लाह ताला जैसे इब्तिदा अच्छी हुई आगे इसी तरीके से भी चलते रहेंगे। मैं खुसूसी तौर पे इस बात को दोहराना चाहता हूँ और हमारे पास सियासत करने के लिए बहुत सारी और तरीके होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल भी है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो आपस में अपना सियासी इख्तलाफ रखते हुए भी जब तरक्याती काम हो और शहर की, सूबे की, मुल्क की बेहतरी का काम हो तो उसके साथ मिलकर भी काम कर सके। सब मिलकर काम कर रहे हैं। 205 क्लियर हो चुके, बाकी 33 रेवेन्यूज नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे और वहाँ भी हमें श्योर किया कि हमारी टीम कि वहाँ कोई इशू नहीं है, सिर्फ टाइम लगा है, हमें कोई शुरू हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हो जाएंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनडीएमए इस काम को करे, तो एनडीएमए ने वो काम शुरू कर दिया और एनडीएमए ने एफडब्ल्यूओ को
एग्जीक्यूट करने के लिए कहा है और टर्मियों भी मोबिलाइज होगी। इस वक्त साइट पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब बात करेंगे एमक्यूएम की। एमक्यूएम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी कराने के फैसले पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। वफाकी काबीना में वफाक वजीर अमीनुल हक की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरबराही में तहरीक इंसाफ का वफ्द बहादुराबाद में एमक्यूएम मरकज पहुंचा। कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि दोनों जमातों ने दोबारा मर्दमशुमारी कराने के फैसले की तजदीद की है। मर्दमशुमारी के मामले पर जो कुछ नहीं कर सके, कम से कम वो एहतजाज ही कर ले। जिस जमात ने मर्दमशुमारी के खिलाफ पटिशन दाखिल करके वापस ले ली, अब वो किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि मर्दमशुमारी जल्द होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मर्दमशुमारी पिछली हुकूमत के दौर में हुई थी, जिस पर सवालात उठे। अमीनुल हक की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई, जिसकी सिफारिशात पर हुकूमत इकदामात उठाएगी। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में पहले तहरीक इंसाफ फिर दूसरों का फैसला सुनाए। बैकडोर राब्तों से इनकार करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि खराब मुआशी सूरत हाल हुकूमत के खिलाफ मजबूत चार्जशीट है। अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं। वजीर आजम को आम आदमी के मसाइल का इल्म ही नहीं, सेनेट इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट देंगे। पाकिस्तान की अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रही है, तो उसका दौरान हमारा चाहे वो पेट्रोल का कीमत हो, चाहे वो गैस का कीमत हो, उनको चार दफ़ा हुकूमत की तरफ से एक महीने में बढ़ाना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, नालायकी है, बहुत बड़ा ज़्यादती है। और हुकूमत ने मुसलसल इस किस्म के गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ अपनाए हैं और बात वो गरीब के करते हैं। इसी बात पे हम समझते हैं कि ये हुकूमत के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट है, वो हमारा इस वक्त का मुआशी सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशल है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्कोप का पोटेंशल है कि हमारा वो वाहिद मुल्क है इस पूरा रीजन में जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में गिर गया है। और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो तो ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा हो, वो पूरी रीजन में ज़्यादा हो। और हमारा वज़ीर आज़म कहें कि पाकिस्तान की मीशत से सिमत पे चल रहा है, तो वो आपको दो चीज़ें के बाद इट एक्सप्लेन्स 2 points to you। 1 कि इनका पूरा पॉलिसी ना सिर्फ फेल है, इस वक्त जो बोझ अवाम उठा रहे हैं वो उनकी नालायकी की वजह से है, मगर साथ साथ उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आम आदमी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त। सेनेट इलेक्शन में खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक भेजे जाने वाले सदारती रेफरेंस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से राय तलब की थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाए जाने वाला जवाब 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सेनेट इंतखाबात सदर वजीर आजम के इंतखाबात की मानंद आइन के तहत हैं। खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खातून जजों की गाड़ी पर हमला, मुलजिमों की फायरिंग से 2 खातीन जजेस हलाक हो गए। एक जख्मी। हमला कला फताउल्ला इलाके में किया गया। हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे, वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। बता रहे हैं आपको कि अफगान के दारुल हुकूमत
काबुल में खातून जजों की गाड़ी पर हमला किया गया। मुलजिमों की फायरिंग से 2 खातून जजेस हलाक, 1 जख्मी। हमला किला फताउल्ला इलाके में किया गया। हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे, वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला का कहना है कि नैब मुझे जद्दोजहद से रोक नहीं सकता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मानवी वाला ने कहा कि नैब किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ता। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे और लोगों को हिरासा ना करे। असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हकाइक सामने लाएंगे। टॉर्चर से गुजरे और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आज पता चली कि उन्होंने पहली दफ़ा जो सुसाइड अटेम्प्ट की उसमें वो मरे नहीं, वो बच गए और उनकी बीवी ने उनको बचा लिया। दूसरी जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की अकेले में, जो जिसमें उनकी डेथ हुई, उनकी उन्होंने आज मुझे सारी स्टोरी सुनाई और उनको जिस तरीके से नैब ने टॉर्चर किया, जिस तरीके से नैब ने उनको 5 साल नैब ने उनको टॉर्चर करके बुला के नोटिसेस भेज के और एंड में ये कहा गया कि जी हम आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं। और वो भी जो मैं बात करता जा रहा हूँ आपसे कि लोगों को जलील करना, लोगों को इस तरह से उनकी पगड़ियाँ उछालना कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा ना रह सकें। और ये एक, मैं नहीं समझता कि एक इदारा ये काम एज ए इंस्टीट्यूशन करे। मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी ये काम करे किसी के लिए, मगर एक इदारा एज ए इंस्टीट्यूशन लोगों की पगड़ियाँ उछाले, लोगों को जलील करे और इस हद तक उनको पहुँचा दे कि वो खुदकुशियाँ करें। तो मैंने आज उनकी वाइफ से डिटेल बात की है, उनकी बेटी भी हमारे साथ थी मीटिंग में, कि हम इस इशू को ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी लेके जाएंगे और वो तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए हर जगह जहां के हम ये इशू रेज करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ शेख रशीद ने अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद सोमवार को होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में पंजाब और KP के IG पुलिस भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में एहतजाज के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। रेड जोन की सिक्योरिटी में इजाफे के हवाले से हिकमत अमली तय होगी। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में सफाई पर मामूर तुर्क कंपनी असबाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद अफजाल शाह कहते हैं, हुकूमत असबाग और अलबराक को सालाना 4 अरब रुपए देती थी, लेकिन अब जो मुआहदा करने जा रही हैं वो सालाना 6 अरब रुपए का है। 21 दिसंबर की रात 2 बजे LWMC और पुलिस ने हमारे ऑफिस धावा बोला और मशीनरी अपने कब्जे में ले ली। अगर बाकियात जात ना मिले तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। बेसिकली तो ये था 84 महीने का और ये एंड हुआ जनवरी 2020 में जाके ख़त्म होता है। उसके बाद इन्होंने जो है तो हमें 4 एक एक्सटेंशन दी और आखिरी एक्सटेंशन जो एक्सपायर होनी थी वो थी 31 दिसंबर 2020। ये जो है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन या फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम 20 जनवरी तक भी अगर आप 20 दिसंबर तक भी अगर आप हमारा डेटा देख लें, जो हमारी परफॉर्मेंस है, तो हम काम करते रहे हैं। 17 जो जुम्मा था, जुम्मे को हमने जो है तो 2300 टन उठाया और सैटरडे को हमने 2400 टन उठाया और जो संडे था जिस रात हम पे हमला हुआ उस रात हमने 1800 टन वेस्ट उठाया। तो ये इनकी अजम्पशंस है और ये झूठ बोल रहे हैं साफ आगे कि हमने काम बंद कर दिया था। अगर हम काम बंद कर देते तो अभी तक ये वेस्ट उठाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, अगर इतने अरसे वेस्ट जमा हो जाता तो। वो कुछ LWMC के लोग थे और कुछ जो है तो इनके साथ जो मदद कर रही थी तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, पुलिस से, पुलिस के साथ ये लोग आए। तो जब हमारे लोगों ने इनको कहा कि जी हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, कोई नोटिस दिखाएं कि किस लिए हम ये जगह खाली करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप यहाँ से निकलें। तो हमारे जितने भी टर्किश भाई थे वहाँ पे, उनको उन्होंने धक्के दे के 2 बजे
رات کو اپنی ورکشاپ جتنی بھی تھی ہماری وہاں سے ان کو نکال دیا، اور اس کے بعد 21 کے بعد ٹوٹلی جو ہے مشینری ان کے پاس چلی گئی، کیونکہ غلط خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے۔ 14 ارب روپے کا بجٹ ہے سالانہ LWMC کا، اس میں سے 4 ارب روپیہ ہمیں ملتا ہے، 2 ارب البیراک اور 2 ارب اوس پاک کو، 10 ارب جو ہے تو وہ LWMC کا اپنا بجٹ ہے۔ ہمارا کام جو ہے تو اس میں مکینیکل سویپنگ تھی، واشنگ تھی، کلیکشن تھی، ٹرانسپورٹیشن تھی، مینول سویپنگ تھی۔ یہ ہمارا اسکوپ جو ہے تو یہ تھا، اور اس کے لیے ہم دونوں کمپنیاں مل کے 4 ارب روپیہ لے رہے تھے سالانہ۔ 21 کے بعد جو ہے تو مشینری ان کے پاس چلی گئی تھی، مین پاور آلریڈی انہی کی تھی، تو یہ بات کہنا کہ ہم نے جو ہے تو ویسٹ کو سڑکوں پہ آ کے رکھ دیا، یہ تو اچھا ہے کہ انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ ہم ترکی سے ویسٹ لائے اور ادھر پھیلا دیا ہو، اچھی بات ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ تو 21 کے بعد تو ٹوٹلی، کیونکہ آلریڈی امپلائمنٹ جتنی بھی تھی ان کی تھی، ان کے جو زیڈوز ہیں، ان کے جو AMs ہیں اور ان کے جو مینیجرز ہیں وہ فیلڈ میں ہی تھے، تو یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا یا ان کا ساتھ دیا، کیا پتہ انہی کے اپنے لوگ جو مینیجریل پوسٹ پہ ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہو آلریڈی ان کو خراب کرنے کے لیے۔ اور دوسری، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کک بیکس، یہ پروجیکٹ جو تھا تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں سستا ترین جو کام کر رہے تھے وہ لاہور میں ہم لوگ کر رہے تھے۔ اگلا جو پروجیکٹ ان کا اپنا ڈیزائن کیا جو مئی میں انہوں نے فائنل کیا تھا، اس کی کاسٹ جو ہے تو اس سے بھی 2 ارب روپیہ زیادہ ہی ہے، تو پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ کوڑا تو یہ ہے کہ ڈیلی کا 5500 ٹن روزانہ جنریٹ ہوتا ہے، یہ کوئی ایک دن میں زیرو کرنا ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا پاسبل ہو۔ یہ روزانہ آپ نے 100% ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اگر آپ روزانہ کے حساب سے 100% ڈیلیور نہیں کریں گے تو بیک لاگ بڑھتا ہی جائے گا۔ ایک دفعہ تو آپ صفائی کرا لیں گے، لیکن 5500 سسٹم میں روزانہ کا آ رہا ہے، تو زیرو ویسٹ ہونا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کیپیبلٹی ہو کہ یہ زیرو ویسٹ کر سکیں، اور ڈیلی کا ڈیلی بڑھتا ہی جائے گا، سسٹم میں مزید 1500 جو ہے تو وہ شہر میں جمع ہوتا رہے گا۔ کرپشن اور اس کا الزام ہے جو نون لیگ کے ساتھ اٹیچمنٹ، ہم تو کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور ہم نے اپنا بزنس دیکھنا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو سارے ہی ایک جیسے لوگ ہیں۔ 2017 میں جو ہے تو پشاور میں پروجیکٹ آیا تھا، اس میں ہم نے 2 پروجیکٹس ون کیے، ایک BRT کا ہم نے ون کیا تھا، ایک جو ہے تو ہم نے WSSP پشاور کا جو سالڈ ویسٹ کا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے ون کیا تھا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ادھر نون لیگ تھی اور ادھر PTI تھی تو ہم نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے تو کام کرنا ہے اور ہمارے لیے سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ دوسرا، ورکرز کی آپ نے بات کی، جو الزام لگتا ہے کہ ورکرز حاضری جو ہے تو LWMC خود لگاتی ہے۔ ہم 2014-15 تک تقریباً ہم حاضری لگا رہے تھے، اس وقت جو تھے تو اٹینڈنس پرسنٹیج کوئی 60-65%، اور اس کی تصدیق کریں گے LWMC والے دوست کہ 60-65% پہ اٹینڈنس جا رہی تھی۔ ہم سے 2014-15 میں انہوں نے اٹینڈنس لے لی، اور یہ اٹینڈنس انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اب تک اینڈ آف دا ڈے تک یہ اٹینڈنس خود لگا رہے تھے، اور تقریباً کوئی 88 سے 90% اٹینڈنس جو ہے تو وہ یہ لگا رہے تھے لوگوں کی، اور اسی بیس پہ جو ہے تو سیلریز بنتی ہیں، تو ہمارا جو ہے تو اٹینڈنس، کیونکہ اٹینڈنس انہوں نے لگانی اور سیلری بھی اسی پہ بننی ہے، تو ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہمارے اسکوپ میں جو تھا تو وہ تھا کلیکشن تھی اور ٹرانسپورٹیشن تھی، اور یہ ویسٹ جو ہے تو یہ پراپرٹی ہے LWMC یا گورنمنٹ آف پنجاب کی، ہمارا کام صرف لینڈ فل تک پہنچانا تھا، آگے جو بھی کرنا تھا انہوں نے وہ LWMC کے اسکوپ میں ہے، وہ ہمارے ان کو جو ہے تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ لینڈ فل جو ہے وہ LWMC کی رسپانسبلٹی تھی اور انہوں نے وہ مینیج کرنا تھا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کرتے تو کم از کم ایک اچھی فضا بن جاتی لینڈ فل کے حوالے سے، لیکن یہ نہیں کر سکے، LWMC نہیں کر سکی وہ کام بھی۔ ابھی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے تو مذاکرات چل رہے ہیں، اور تقریباً دونوں کمپنیز کے کوئی 3 بلین کے قریب جو ہے 3 ارب روپیہ ہمارے بقایا جات ہیں، پلس ہمارے جو ایسٹ انہوں نے اپنے پاس قبضہ کر لیا ہے، تو مذاکرات ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے 11 کو، اور آگے بھی جو ہے تو میٹنگز ہونی ہے۔ اگر یہ سلسلہ تقریباً 37 دن تک کے لیے چلے گا، 37 دن کے بعد پھر ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے تو آربیٹریشن لنڈن میں ہے، تو پھر ہمارا یہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی، اس کے بعد دیکھیں گے اگر ہوا تو، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم مجبوراً ICJ میں جائیں گے۔ اب مشینری جو ہے تو 21 تاریخ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، پھر ہم لوگ ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ نے 29 کو جو ہے تو ڈائریکشن دی ان کو، CO صاحب اویلیبل تھے ادھر ہی کورٹ میں ہی تھے ہم لوگ سب، لیکن 29 کے جو کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں مانے، اور ابھی تک مشینری انہی کے پاس تھی، ایک دن بھی انہوں نے مشینری ہمارے حوالے نہیں کی،
اور نہ جو ہماری پرائیویٹ پراپرٹیز تھی وہ بھی ابھی تک انہی کے پاس ہیں، ہمیں واپس کوئی چیز نہیں ملی۔ ٹوٹل ہماری جو ہم نے پرائیویٹلی ہائر کیے ہوئے تھے ہمارے 4011 لوگ جو ہے تو LWMC کی طرف سے ہمیں دیے گئے تھے، اور ہمارے جو تھے تقریباً 1700 لوگ تھے شامل تھے، اور ڈیلی کا ایوریج ہماری کوئی 2250 سے 2400 ٹن روزانہ کا ہم جو ہے تو ٹرانسفر کر رہے تھے، کلیکٹ کر رہے تھے اور ٹرانسفر کر رہے تھے۔ نہیں، اس میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے، آلریڈی انہوں نے جو ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو خود انہیں مشینری خریدنی پڑے گی یا پھر انہوں نے آؤٹ سورس کرنا پڑے گا، جو ان کا اپنا ماڈل ہے۔ اپنے ماڈل پہ ان کا جو میں نے بتایا کہ اگر یہ نیا کریں گے اس کو تو وہ اس پروجیکٹ سے بھی مہنگا چلا جائے گا، تقریباً 2 ارب روپے کا فرق مزید آ جائے گا اس پروجیکٹ میں۔ ابھی یہ 14 ارب میں ہو رہا تھا، اگر یہ نیا معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ جو جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ لوکل کمپنیز آئیں گی اور لاہور کو 9 میں یا 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو اس کی کاسٹ تقریباً 16 سے 17 ارب روپے پہ چلی جائے گی۔ نیب میں تو آلریڈی 2017 سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، LWMC پہ ان کو جو ہے تو انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی، اور نیب میں آلریڈی جا چکا ہے یہ مسئلہ ہے نیب کے پاس بھی۔ اہلیت پہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اہلیت نہیں لگتی، اور نہ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہیں۔ مشینری کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً ہماری جو تھی تو 313 مشینری ہماری تھی اور 270-80 کے قریب مشینری البیراک کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی مشینری بھی جو ہے تو وہ 20 سالہ پرانی مشینری ہے، وہ بھی چل رہی ہے ان کی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری مشینری کو اگر اکٹھا کر کے بھی یہ لاہور کو صاف کر سکیں، بہت مشکل لگتا ہے مجھے۔ 2 جنوری کو جو ہے انہوں نے ایک اور ٹینڈر کیا تھا ٹرانزیکشن، کیونکہ 31 کو ہمارا ختم ہونا تھا معاہدہ، تو 2 تاریخ کو جو انہوں نے ٹینڈر کیا تھا وہ 6 مہینے کے لیے تھا، اور اس کا بجٹ 3 ارب روپے ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ سال کے ہم 2 کمپنیاں سال کے ہم 5 کاموں کے 4 ارب لے رہی ہیں، یہاں پہ سیکنڈری کلیکشن کے لیے انہوں نے 3 ارب روپے رکھا، جو ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر سال پہ دیکھا جائے تو یہ ایک جگہ پہ 6 ارب دے رہے ہیں سیکنڈری کلیکشن پہ، اور دوسری طرف ہم پوری سروسز جو کر رہے تھے اس کا ہمیں دونوں کمپنیوں کو 4 ارب روپیہ مل رہا تھا، تو وہ ہم سے بھی مہنگا ہے، اور وہ ہے بھی پرانا نظام جو آج سے 20 سالہ پرانا ٹریکٹر ٹرالیوں اور عام رول سے جو سسٹم ہوتا تھا کہیں کسی زمانے میں 2010 میں، تو اس سے وہ کریں گے، تو وہ ہم سے بھی مہنگا نظام ہے ان کا۔ زیادہ رولا یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے وعدے جو تھے جو جون میں انہوں نے کیے تھے لاسٹ ایکسٹینشن پہ کہ ہم نے آپ کو پیمنٹس آپ کی ریلیز کر دینی اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم چلیں گے، تو انہوں نے جو 5 وعدے ہم سے کیے تھے 5 میں سے کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، تو ہمارا پھر آگے چلنے کے لیے ہمارا ذہن نہیں بن رہا تھا، کیونکہ ٹرسٹ جو تھا تو وہ ہم 0 پہ تھے اور ہم نہیں چاہ رہے تھے۔ 5 وعدوں میں یہ تھا کہ ہماری جو ایک اس وقت ہماری جو پیمنٹ باقی تھی وہ تھی 1.2 بلین کی، اور اسی طرح تقریباً سمجھے کہ 2 بلین کے دونوں کے ملا کے 2 بلین کا ان کی طرف ہمارا جو ہے تو بقایا جات بن رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ودن 7 days جو ہے تو کچھ پیمنٹ جو ہے ہماری جو ڈیڈکٹ ہوئی ہے وہ ہم کر دیں گے، ودن 3 weeks دوسری پیمنٹ کر دیں گے۔ تقریباً انہوں نے پیمنٹس کا اسکیجول بنا لیا تھا اور وہ اس پہ ہم نے چلنا تھا، لیکن پلس آخری جو تھا ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے اس میں ہم آپ کو 100% پیمنٹ کریں گے، وہ پیمنٹس بھی انہوں نے نہیں کی، تو پھر ہمیں اندازہ تھا کہ آگے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے، تو ان کے کہنے کے باوجود جو ہے تو پھر ہم ایکسٹینشن پہ نہیں گئے، اور ہم نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ ہم ایکسٹینشن نہیں کریں گے۔ کام تو تقریباً ہمارا 2019 تک، میں عرض کروں کہ 2019 تک ہمارے معاملات سارے ٹھیک تھے، ان کے ساتھ یہ 2018 میں آئے اور ایکسٹینشنیں بھی انہوں نے دیں، اور کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو ادوار میں ہم کہیں گے کہ دونوں ادوار میں ہمارا کام ٹھیک، صرف مسئلہ ہمیں پیمنٹس کا شروع ہوا 2019 سے کہ پیمنٹس انہوں نے جو ہے تو ہماری روکنا شروع کر دی، اور ہمیں نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، پیمنٹس روک رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے تو کچھ ایشوز آئے گئے، جو سیلریز یہ نہیں دیتے تھے ورکرز کو، وہ سٹرائک کر دیتے تھے، جو ہمارے کھاتے میں آ جاتی تھی کہ یہ ہم سٹرائک کروا رہے ہیں لوگوں سے۔ حکومت کی جانب سے پیمنٹس نہیں کی گئی، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔